Greetings of the day, everyone. Today we are starting chapter 4 in class 9th, A Truly Beautiful Mind. This presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. A truly beautiful mind. सच में बेहद खूबसूरत दिमाग। तो बच्चों, यहाँ पर हम एक बेहद खूबसूरत दिमाग की बात करेंगे जो कि तुम देख ही पा रहे हो अपनी आंखों के सामने। वी विल टॉक अबाउट द फेमस फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन। उनके जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनकी लाइफ कैसे थी, कहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की और उनका विवाह किससे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उनकी पूरी बायोग्राफी तुम इस चैप्टर के अंदर देख सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट विद अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, अ चैप्टर अबाउट फेमस फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन। बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक बहुत ही बढ़िया सा इंसिडेंट है उनके जीवन के बारे में, एक वाकया जो बहुत ही अच्छा लगेगा तुम्हें भी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। मैं जब भी चैप्टर शुरू करती हूँ क्लास में ये एक वाकया ज़रूर सुनाती हूँ, तो तुम भी सुनो। होप यू विल एन्जॉय इट। एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन, ये बहुत फेमस थे बच्चों, इनको दुनिया का हर एक शख्स आज भी जानता है, तब भी जानता था। इन्होंने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, सापेक्षता का सिद्धांत, जो कि तुम आगे इस चैप्टर में पढ़ोगे कि क्या है इसके बारे में। तो वाकया ये था, एक बार ये ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और आराम से बैठे हुए थे अपनी सीट के ऊपर, तभी टिकट चेकर आए बच्चों इनके पास। उन्होंने टिकट देखने के लिए कहा, तो फिर एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी कोट के पॉकेट में हाथ डाला, टिकट वहाँ नहीं था। उन्होंने अपनी शर्ट के पॉकेट में हाथ डाला, उन्हें वहाँ भी टिकट नहीं मिला। देन ही चेक्ड इन द पॉकेट्स ऑफ हिज पेन्स, पेन के पॉकेट्स में हाथ डाला, वहाँ भी टिकट नहीं मिला। टिकट चेकर ध्यान से देख रहे थे डॉक्टर आइंस्टीन को। उन्होंने कहा, सर डॉक्टर आइंस्टीन, कोई बात नहीं, टिकट नहीं है आपके पास, आई एम श्योर आपने लिया होगा, गुम हो गया होगा, आपको हर कोई इंसान जानता है दुनिया का, कोई बात नहीं सर, आप आराम से बैठिए, अपनी यात्रा कीजिए, कोई बात नहीं, मैं आगे चलता हूँ। वो चला गया बच्चों आगे टिकट चेक करने के लिए, और थोड़ी देर में क्या देखता है, दुनिया का महान वैज्ञानिक अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है और सीट के नीचे चेक कर रहा है, टिकट तो नहीं गिरी हुई उसकी। उसको बहुत बुरा लगा, वो आया भागा भागा कि सर डॉक्टर आइंस्टीन, प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए, घुटनों के बल नीचे मत लेटिए, आई एम श्योर आपने टिकट ली होगी। आई एम श्योर आपने टिकट ली होगी, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप आराम से अपनी यात्रा कीजिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। लेकिन इस पर भी डॉक्टर आइंस्टीन चुप नहीं बैठे, उन्होंने अपना ब्रीफ केस खोला, क्या पता मैंने ब्रीफ केस में टिकट रख दी हो। तो टिकट चेकर आगे चला गया था बच्चों, फिर भागा भागा आया, सर कोई बात नहीं, मैं कुछ कह तो नहीं रहा आपको, आप आराम से यात्रा करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बैठा हर इंसान आपको जानता है, दुनिया का हर इंसान आपको जानता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस पर डॉक्टर आइंस्टीन ने जवाब दिया कि तुम तो मुझे जानते हो यंग मैन, लेकिन प्रॉब्लम यह है मैं ये नहीं जानता कि मैं जा कहाँ रहा था, वो तो टिकट पे ही लिखा था। तो बच्चों, ये थी एक रियल घटना डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन की, जो सच में ही घटित हुई थी उनकी लाइफ टाइम में। वो भूल जाया करते बार बार चीज़ों को, तो जो इस तरह की, होप आपको भी ये इंसिडेंट पसंद आया होगा। विद दिस लेट अस स्टार्ट अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ, जर्मनी में हुआ, जर्मनी के शहर उम में हुआ। तब कोई भी इंडिकेशन यानी कि संकेत नहीं था कि वो अपने जीवन में कितनी ग्रेटनेस को प्राप्त करेंगे, कितने महान बनेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। दूसरी ओर उनकी माँ, एल्बर्ट आइंस्टीन की माँ मानती थी कि वो फ्रीक हैं। अ फ्रीक क्या होता है बच्चों? अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजेंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो औरों से अलग सोचता है, औरों से अलग है उसके विचार, तुम एक वर्ड में इसको कह सकते हो अजीब। तो उनकी माँ का मानना था कि उनका बेटा अजीब है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनके हिसाब से उनका सिर बहुत ही बड़ा था। पैराग्राफ 2, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग।
2.5 साल के हो गए थे एल्बर्ट आइंस्टीन और उन्होंने अब तक बोलना शुरू नहीं किया था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब फाइनली उन्होंने बोलना सीखा, उन्होंने हर चीज़ को 2 बार बोलना शुरू किया, हर चीज़ को वो रिपीट करते थे। आइंस्टीन didn't know what to do with other children and his playmates called him brother boring. और बच्चों के साथ उन्हें कभी खेलना ही नहीं आया सामान्य बच्चों की भांति, इसलिए उनके साथ खेलने वाले प्लेमेट्स उन्हें बुलाते थे ब्रदर बोरिंग, बोरिंग भाई, बोरिंग भाई। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए वो हमेशा अकेले ही खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, उन्हें बच्चों मशीनी खिलौने बहुत पसंद थे। मशीनी खिलौने जैसे टूल्स, कार्स, पहिए वाली चीज़ें, ये सब। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। जब उनकी बहन पैदा हुई, माजा नाम था बच्चों, 1 नंबर में पूछा जाता है इनकी वाइफ का नाम, इनकी बहन का नाम, तो आप याद कर लें, माजा नाम था। और उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? यानी कि वो चाहते थे बहन के अंदर भी पहिए लगे हों। बच्चों ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये है कुछ मैकेनिकल टॉयज़, मशीनी खिलौने इस तरह के होते हैं। और ये है एल्बर्ट आइंस्टीन की बचपन की पिक्चर उनकी बहन माजा के साथ। Otto Neugebauer, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend. बच्चों, ओटो नोएगेबाउअर नाम के एक इतिहासकार थे, प्राचीन मैथमेटिक्स के, गणित के। उन्होंने आइंस्टीन के बारे में कहा था कि वो लेजेंड है। लेजेंड मीन्स एक्सट्रीमली फेमस हैं, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक एज ही वॉज अ लेट टॉकर, हिज पेरेंट्स वर वरिड। बच्चों, एल्बर्ट आइंस्टीन ने अभी हमने पढ़ा था कि बहुत लेट बोलना शुरू किया, 2.5 साल तक तो वो बोल ही नहीं पाते थे। तो उनके बारे में एक कहानी प्रचलित है, वो बताई गई है। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से। एक बार सपर टेबल, सपर मीन्स डिनर टेबल, एक रात की बात है, डिनर कर रहे थे एल्बर्ट आइंस्टीन और उनका परिवार। ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, तो एकदम से आइंस्टीन ने कहा, द सूप इज़ टू हॉट, ये सूप तो बहुत गर्म है। Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. उनके पेरेंट्स को तो बहुत चिंता थी कि आज तक आइंस्टीन ने कोई शब्द ही नहीं बोले। उनको बहुत अच्छा लगा कि आज पहली बार कुछ तो बोला एल्बर्ट आइंस्टीन ने, और उन्होंने पूछा, तुमने आज तक कोई शब्द पहले क्यों नहीं बोला? इस पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने रिप्लाई किया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक तो सब ठीक था, आज ही सूप गर्म था तो आज ही मुझे बोलना पड़ा। पैराग्राफ 3। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन के हेडमास्टर ने उनके पिताजी को कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी रोज़गार, कोई भी प्रोफेशन चुन ले एल्बर्ट आइंस्टीन, क्योंकि उसे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। आइंस्टाइन बिगिन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। बच्चों, वायलिन, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी ये पैराग्राफ पूरा करने के बाद। 6 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टीन ने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाएं। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, और बाद में वो बन गए बहुत ही खूबसूरत अमेचर। अमेचर होता है जो शौकिया रूप से कोई काम करे, उसका प्रोफेशन नहीं है, वो शौक के रूप में बजाए, तो शौक के रूप में बजाने वाले वायलिनिस्ट। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और पूरी ज़िंदगी वो वायलिन बजाते रहे। उन्हें वायलिन बजाने का वास्तव में बहुत ज़्यादा शौक था। अब तुम देखो बच्चों, ये इस पिक्चर में एल्बर्ट आइंस्टीन कितने वृद्ध लग रहे हैं, कितने ओल्ड लग रहे हैं, और वो अभी भी बजा रहे हैं वायलिन। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। एल्बर्ट आइंस्टीन बुरे स्टूडेंट नहीं थे। प्यूपिल मीन्स शिष्य। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक where Einstein's family had moved when he was 15 months old. बाद में वो हाई स्कूल में भी गए जो कि म्यूनिक के अंदर था। आइंस्टीन की फैमिली म्यूनिक चली गई थी जब वो 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वो हर किसी विषय के अंदर बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेकर आते थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन मीन्स कठोर अनुशासन। स्कूल का कठोर अनुशासन आइंस्टीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
एंड ऑफन क्लैश विद टीचर्स, और कई बार उनकी कहा सुनी, क्लैश्ड मीन्स कहा सुनी हो जाती थी टीचर्स के साथ। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टाइफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 साल की उम्र में बच्चों आइंस्टीन को इतना स्टाइफल्ड मीन्स दम घुटने लगा स्कूल के अंदर कि उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। बच्चों ये जो इंसिडेंट है ना स्कूल छोड़ने का, तुम 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे जिसमें तुम इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पढ़ोगे कि क्यों उन्होंने स्कूल छोड़ा और कैसे। पैराग्राफ 5, द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, इटली। बच्चों मिलान एक सिटी है इटली देश के अंदर। तो द प्रीवियस ईयर, एक साल पहले ही एल्बर्ट के पेरेंट्स ने छोड़ दिया था म्यूनिक, वो चले गए थे मिलान इटली के अंदर रहने। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बेटे को अपने रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया, जान पहचान वालों के साथ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, और उनकी प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो हमेशा पढ़े जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड एक देश है, वहाँ पर जर्मन बोलने वाले जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर अपनी शिक्षा को प्राप्त करें, और फाइनली उन्हें वो मौका मिल गया। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, म्यूनिक जो कि जर्मनी की सिटी थी उससे कहीं ज़्यादा लिबरल, लिबरल मीन्स उदारवादी यानी कि फ्री, विलिंग टू अंडरस्टैंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की। पैराग्राफ 6, आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, बच्चों इनका मैथ्स बहुत अच्छा था, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और भौतिक शास्त्र के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा, भौतिकी के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, और बाद में जब उनकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो विश्वविद्यालय ज्यूरिक यूनिवर्सिटी के अंदर आगे की शिक्षा को कंटिन्यू करेंगे। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद अ वॉलरस मुस्टैक, लेकिन केवल साइंस ही नहीं जो उन्हें अपील करती थी, विज्ञान ही नहीं जो उनको अच्छा लगता था। हैंडसम यंग मैन थे वो, पिक्चर तुम देख सकते हो उनके जवानी की, 21 साल के जब वो थे उसकी पिक्चर यहाँ पर लगाई गई है। और तब से उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया वॉलरस मुस्टैक, वॉलरस मीन्स लंबी झूलती हुई, मुस्टैक मीन्स मूछें, तो उनकी लंबी झूलती लॉन्ग मुस्टैक उन्होंने रख रखी थी। देखो बच्चों, यू कैन ईजिली सी द वॉलरस मुस्टैक हियर इन दिस पिक्चर ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन। पैराग्राफ 7, he also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. बच्चों वहाँ पर उनके साथ पढ़ती थी एक लड़की जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, और उसको वो बुलाया करते क्लेवर क्रीचर, बहुत ही चालाक प्राणी, और उन्हें भी वो बहुत पसंद करते थे। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर विमेन कुड गेट डिग्रीज। बच्चों उस समय ना औरतों का पढ़ना इतना ठीक नहीं माना जाता था, तो कम ही विश्वविद्यालय थे जो औरतों को आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने के मौके देते थे, और यूनिवर्सिटी ऑफ इन ज्यूरिक उनमें से एक थी। तो मिलेवा मैरिक वहाँ पर अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण करने आई हुई थी। Einstein saw her in an alley against the Philistines, those people in his family at the university with whom he was constantly at odds. Einstein saw in an alley, alley बच्चों फ्रेंड, कंपेनियन, एक दोस्त के रूप में उन्होंने मिलेवा मैरिक को देखा। फिलिस्तीन से अलग, फिलिस्तीन से उल्टा, फिलिस्तीन होते हैं बच्चों संस्कृति से विमुख लोग, जिनको बात करना पसंद नहीं है आर्ट के बारे में, लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में, कला के बारे में, संगीत के बारे में, म्यूज़िक के बारे में। अपने फैमिली मेम्बर से भी वो काफ़ी अलग लगी उन्हें, इसलिए उसने उनका ध्यान आकर्षित किया। उनके फैमिली मेम्बर से और यूनिवर्सिटी के और लोगों से वो हमेशा ऑड्स में रहते, विरोधी रहते, कॉन्स्टेंटली मीन्स कॉन्टिन्यूसली, लगातार। द कपल फेल इन लव, और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार बढ़ गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, आज भी उनके लेटर्स मिलते हैं जो उन्होंने एक दूसरे को लिखे हैं, जिन्होंने अपने प्यार का इजहार किया है। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और उन लेटर्स के अंदर तुम्हें विज्ञान के बारे में भी जानकारी मिलेगी और टेंडरनेस, सॉफ्टनेस के बारे में भी जानकारी मिलेगी। रोट आइंस्टीन,
How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. मैं कितना खुश और कितना गर्वित होऊंगा उस दिन जब हम दोनों मिलकर हमारे काम को, जो कि है रिलेटिविटी के ऊपर, सापेक्षता के सिद्धांत के ऊपर, को हम विक्टोरियस कंक्लूजन की ओर ले जाएंगे, यानी कि कंप्लीटली सक्सेसफुल बना लेंगे। बच्चों, तुम देख सकते हो उनकी और उनकी पहली वाइफ मिलेवा मैरिक, जिनकी अभी बात चल रही थी, उनकी फोटो। पैराग्राफ 8। इन 1900 की बात है बच्चों, एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तो 21 साल की उम्र में 1900 साल के अंदर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की शिक्षा पूरी कर ली, स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। फिर भी वो अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे, उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट। उन्होंने फिर टीचिंग असिस्टेंट, पढ़ाने का काम शुरू किया। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। तो बच्चों, उन्होंने फिर पढ़ाने का काम शुरू किया। वो घर पर प्राइवेट लेसन बच्चों को दिया करते थे और फाइनली 1902 के अंदर उन्हें एक जॉब मिल गई, टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली पेटेंट ऑफिस के अंदर। पेटेंट ऑफिस क्या होते हैं बच्चों? अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। इन्वेंटर, कोई खोज करने वाले को उनकी खोज के डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड कराएं, कागज़ जो प्रोवाइड करें, वो था पेटेंट ऑफिस। बर्न के अंदर था ये, और वहाँ पर, बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर है, वहाँ पर इन्हें नौकरी मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जब वो वहाँ पर और लोगों के इन्वेंशंस के बारे में असेस कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, आइंस्टीन ने खुद भी डेवलप कर लिया था, विकास कर लिया था अपने खुद के आइडियाज़ का, अपने खुद के विचारों का, सीक्रेटली, बिना किसी को बताए। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके डेस्क ड्रॉर को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स क्यों कहते हैं। तो बच्चों ध्यान करें, जब वो वहाँ पर और इन्वेंटर्स को उनकी इन्वेंशंस के डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने में उनकी मदद कर रहे थे, तब वो खुद भी काम कर रहे थे अपनी मेन थ्योरी के ऊपर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत के ऊपर। ये फिजिक्स का एक सिद्धांत है बच्चों। और तब वो अपने जो सीक्रेट आइडियाज़ थे, जो किसी को वो बता के नहीं रखते थे, अपनी डेस्क के, अब जो टेबल है उसके ड्रॉर यानी कि दराज के अंदर उन कागज़ों को रखते थे, अपने आइडियाज़ को रखते थे। इसलिए उनके डेस्क ड्रॉर को कहा गया है ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी कि सैद्धांतिक भौतिक शास्त्र विभाग। देख सकते हो तुम बच्चों, ये है उनका डेस्क, और जहाँ के दराज को कहा गया है ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। पैराग्राफ 9। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 में एक स्पेशल पेपर आया था आइंस्टीन के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बताया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। इसके अनुसार से टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी, अपने आप में स्वतंत्र चीज़ें नहीं हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। उन्होंने ये भी बताया कि आप दो घड़ियों को एक साथ चला लो, लेकिन वो भी अलग अलग समय बताएंगी कुछ समय के बाद, क्योंकि उनमें से एक अपेक्षाकृत तेज चल रही होगी दूसरी से। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और उनकी इसी थ्योरी से हमें एक बहुत ही फेमस फार्मूला मिला है फिजिक्स का, जो बताता है संबंध मास यानी कि पुंज और एनर्जी मीन्स ऊर्जा के बीच में, और वो फॉर्मूला है E = mc²। तो बच्चों, यही है उनकी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। इन द मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। यहाँ पर E जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो ऊर्जा को बता रहा है, M बता रहा है बच्चों मास को यानी कि पुंज को, और C बता रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम बच्चों जहाँ पर कोई भी हवा नहीं होती, वहाँ पर स्पीड की लाइट के बारे में। With you sit
विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। बच्चों, उन्होंने खुद ही परिभाषा दी है अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, बड़ी इंटरेस्टिंग सी परिभाषा उन्होंने दी है। आप किसी सुंदर सी लड़की से 2 घंटे बात कीजिए, आपको लगेगा आपने सिर्फ 2 मिनट बात की। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity, एल्बर्ट आइंस्टीन। और आप किसी गर्म स्टोव के ऊपर बैठ जाइए 2 मिनट, आपको लगेगा 2 घंटे हो गए। यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, जो कि दिया गया है एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। पैराग्राफ 10। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling means starting to fail. बच्चों, जब आइंस्टीन दुनिया की फिजिक्स की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे थे, उनकी निजी ज़िंदगी यानी कि उनकी वाइफ मिलेवा के साथ उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं कट रही थी, वो फेल हो रही थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। शादी करना चाहते थे वो मिलेवा के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करते ही, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन उनकी माँ शादी करने देना नहीं चाह रही थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son was too old for him। उन्हें लगता था मिलेवा, जो कि आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी है आइंस्टीन से उनके लिए। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस। और मिलेवा बहुत इंटेलिजेंट थी बच्चों, बहुत ही बुद्धिमान थी, और उनकी माँ को ये बात भी पसंद नहीं थी, एल्बर्ट आइंस्टीन की माँ को। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। उनकी माँ ने तो एक बार आइंस्टीन को ये भी कह दिया, वो लड़की तो तुम्हारे लिए किताब के समान है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और इस वजह से आइंस्टीन ने अपनी वेडिंग यानी कि मैरिज, शादी को स्थगित कर दिया, रोक दिया। पैराग्राफ 11। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। फाइनली उन दोनों ने, मिलेवा और आइंस्टीन ने शादी कर ली 1903 के अंदर, और उनके बच्चों 2 बेटे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड। लेकिन कुछ ही साल बाद मैरिज फाल्टर्ड। फाल्टर मीन्स बिकेम वीक, कमज़ोर पड़ गई उनकी मैरिज। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। बच्चों, मिलेवा परेशान थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थी और अपनी बौद्धिक आकांक्षाओं की वो पूर्ति नहीं कर पा रही थी। वो बस एक नाखुश हाउसवाइफ, घर का काम करने वाली औरत बन के रह गई थी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कुछ सालों तक उनकी लगातार फाइट होती रही, लड़ाई होती रही डेली। द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, और फाइनली उन लोगों ने तलाक ले लिया 1919 के अंदर। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल 1919 के अंदर ही आइंस्टीन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। तो एल्सा उनकी थी सेकंड वाइफ। तुम देख सकते हो, यह है उनकी पहली वाइफ मिलेवा अपने दोनों बेटों के साथ, और यह है बच्चों आइंस्टीन एल्सा के साथ, जिनसे उन्होंने सेकंड मैरिज की थी इन द ईयर 1919। पैराग्राफ 12। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। अगला जो चैप्टर शुरू हुआ आइंस्टीन की ज़िंदगी का, वो coincided, मेल खाता था विश्व में उनकी फेम से। फेम मीन्स प्रसिद्धि से, बहुत ही बढ़िया हुआ था उनके साथ, जिसके कारण वो वर्ल्ड फेमस हो गए थे। In 1915 he had published his journal theory of relativity। 1915 में वही जो अभी हमने पढ़ा था सापेक्षता का सिद्धांत, उन्होंने वो पब्लिश करा दिया, प्रिंट करा दिया। which provided a new interpretation of gravity। और इस सिद्धांत ने एक नई व्याख्या दी ग्रेविटी के अंदर, गुरुत्वाकर्षण के अंदर। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। और 1919 में एक एक्लिप्स हुआ, ग्रहण हुआ, जिसने इस मान्यता को प्रूफ भी कर दिया। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflated through the sun's gravitational field। आइंस्टीन ने बहुत ही सही तरीके से कैलकुलेट किया, गणना की कि किस हद तक लाइट जो कि फिक्स स्टार्स यानी कि फिक्स्ड मीन्स नॉट मूव, जो चल नहीं सकते, अचल सितारों की लाइट्स कैसे मुड़ जाती है। डिफ्लेटेड मीन्स मुड़ी हुई, चेंज डायरेक्शन, जब वो सन के गुरुत्वाकर्षण वाले फील्ड के अंदर आते हैं। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। समाचार पत्रों ने उनके काम को कहा, ये तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, वैज्ञानिक क्रांति है। पैराग्राफ 13। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921।
और इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता के सिद्धांत की वजह से उन्हें 1921 में बच्चों सबसे हाईएस्ट प्राइज़ होता है ये द नोबेल प्राइज़, वो मिला फिजिक्स के अंदर, भौतिकी के अंदर। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्वेंशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व से उनको सम्मान मिला, जगह जगह निमंत्रण पत्र आए उनके लिए आने के लिए। एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, लॉर्डेड मीन्स एप्रिशिएटेड, उनकी प्रशंसा की गई प्रेस के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा। याद कीजिएगा ये सन 1921 एक नंबर में पूछा जा सकता है। Paragraph 14. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States of America. जब नाजीज आ गए पावर में जर्मनी के अंदर, जर्मनी की सत्ता जब नाजीवाद तुमने सुना होगा एसएस में, तो नाजियों के हाथों में जब आ गई 1933 के साल की बात है, तब आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़ दिया और वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. बच्चों बहुत सारे अमेरिकन फिजिसिस्ट तब अप्रोर में आए, उनको विचलित कर दिया जब डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर फिजन की, परमाणु विखंडन की, बर्लिन के अंदर। बर्लिन जर्मनी के अंदर है। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ से आकर अमेरिका में बस गए फासिज्म की वजह से। आइंस्टीन ने भी वैसा ही किया था और वो डरे हुए थे कि नाजीज जो हैं वो कभी भी एटम बम बना सकते हैं। पैराग्राफ 15. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 अगस्त 1939. एक कलीग, साथ काम करने वाले की अर्जिंग यानी कि प्रेरणा के फलस्वरूप आइंस्टीन ने उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक पत्र लिखा। 2 अगस्त 1939 के अंदर उन्होंने पत्र लिखा और उनमें उन्होंने वार्न किया, चेताया, A single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. अगर इस तरह का एटम बम, एक अकेला एटम बम भी किसी पोर्ट पर डाल दिया जाए, बंदरगाह पर डाल दिया जाए, तो वो ना केवल बंदरगाह को तबाह कर देगा पूरी तरह से, बल्कि उसके आसपास के सराउंडिंग यानी कि चारों ओर के टेरिटरी, क्षेत्र को भी तबाह कर देगा। His words did some of the not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. बच्चों, उनकी आवाज़ जो उन्होंने लेटर लिखा था उसका प्रभाव पड़ा। अमेरिकन्स ने खुद ही बना लिया एटम बम, सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, सीक्रेटली छुपकर उन्होंने बनाया था। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उसके बाद तुम्हें पता भी है, फेमस इंसिडेंट है, अमेरिका ने खुद ही एटम बम बना लिया और जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर डाल दिया अगस्त 1945 के अंदर। देखो बच्चों, ये वो लेटर है जो आइंस्टीन ने लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के लिए, जिसमें उन्होंने बताया था कि कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है एटम बम किसी जगह को। और बच्चों, ये तुम चित्र देख सकते हो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, ये है वो पिक्चर जब अमेरिका ने ड्रॉप किया था एटम बम जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी को। पैराग्राफ 16. आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। बहुत ज़्यादा अंदर तक हिल गए थे आइंस्टीन जब उन्हें तबाही का पता चला जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुई। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। और उस समय उन्होंने एक मिसिव, पब्लिक, आम लोगों के लिए, मिसिव क्या होता है बच्चों? लेटर, लॉन्ग लेटर तुम कह सकते हो, वो लिखा, लोगों के लिए लिखा यूनाइटेड नेशंस के। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उन्होंने इसमें कहा कि एक विश्व सरकार बनानी चाहिए, विश्व की सरकार बनानी चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। उन्होंने पहला लेटर तो रूजवेल्ट को लिखा था एटम बम का, उसका तो पूरा प्रभाव पड़ा कि अमेरिका ने खुद ही बना लिया एटम बम। लेकिन बच्चों, ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का विचार था ना, कितना अच्छा विचार था आइंस्टीन का, उसका कोई भी प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टीन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अगले दशकों तक, डेकेड होता है बच्चों 10 सालों का समूह, दशक हम हिंदी में कह सकते हैं, आइंस्टीन इन्वॉल्व रहे पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर।
agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy। उन्होंने आंदोलन किया कि आर्म्स बिल्डअप ख़त्म हो। आर्म्स होते हैं बच्चों, आर्म्स वैसे तो बाहें भुजाएं भी होती हैं, आर्म्स को बच्चों शस्त्र, वेपन भी, वेपन के लिए भी सिनोनिम होता है आर्म्स, तो यहाँ पर वेपन, WEAPON, वेपन, शस्त्र, शस्त्रों के यूज़ पर रोक लगाया, अभियान चलाया उन्होंने पीस के लिए, शांति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया है पीस, PEACE, यहाँ पर ध्यान दो, इंग्लिश में 2 पीस होते हैं बच्चों, एक पीस तो यही है जो यहाँ पर आया PEACE, ये पीस होता है बच्चों शांति, और दूसरा पीस उसकी स्पेलिंग होती है PIECE, ये पीस होता है टुकड़ा। जैसे प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, अब यहाँ मैं शांति की ब्रेड थोड़ा मांगूंगी, यहाँ मैं मांगा टुकड़ा, ठीक है, ब्रेड का टुकड़ा। तो टुकड़े की इंग्लिश PIECE और शांति की इंग्लिश PEACE। ध्यान रखना बच्चों, कंफ्यूज मत होना। डेमोक्रेसी होता है बच्चों लोकतंत्र। Last paragraph of this chapter. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। और बच्चों इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई 1955 के अंदर, ये साल तुम याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, जब वो 76 साल के थे। बच्चों आज भी उन्हें एक ग्रेट विजनरी, विजनरी मीन्स स्वप्नदर्शी, जिन्होंने आगे के बारे में बहुत कुछ सोचा, वर्ल्ड सिटीजन, विश्व के नागरिक के रूप में याद किया जाता है, जितना कि उन्हें याद किया जाता है एज अ साइंटिफिक जीनियस, एक प्रतिभावान वैज्ञानिक के रूप में। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। ये देखिए बच्चों, जब उनकी मृत्यु हुई थी 1955 के अंदर, तो कुछ इस तरह से न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइन आई थी, डॉक्टर आइंस्टीन इज़ डेड एट 76 इन द ईयर 1955। बच्चों अगर तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो ज़रूर लाइक करना इसको, और ज़रूर कमेंट में बताना कि तुम्हें चैप्टर ठीक से समझ में आ गया क्या नहीं, और ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।